हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गौरव भैया आपके लिए एसएससी जीडी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे एक ही टॉपिक से दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। भारत की जनगणना। भारत की जनगणना, ठीक है। आइए इस पे बात करते हैं। पहली बात भैया, क्या होती है जनगणना? ठीक है, देखो, जनगणना पहले एक सीधे भाषा में इसके नाम में छुपा हुआ जन की गणना। जन की गणना, जन मतलब व्यक्ति जो हमारे देश में रहते हैं, तो व्यक्तियों की गणना करना ही जनगणना कहलाता है। लेकिन बेटा नहीं, इसे और दूसरे तरीके से समझो। क्या है जनगणना? क्या है जनगणना? तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, हमारे देश की सरकार हमसे कुछ प्रश्न पूछती है, या कुछ प्रश्न लेकर हमारे पास आती है, उनके हमें जवाब देने होते हैं। जैसा 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न हमसे पूछे गए थे। 29 प्रश्न 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न। क्या समझाने लग गया भैया? अरे यही तो समझो, यही तो जनगणना है। तो हमसे पूछा जाएगा पहली बात, हमसे क्या पूछा गया? जैसे सपोज करिए, कुछ प्रश्न लेकर आए, हमसे पूछा गया आप घर में कितने मेंबर हो? हमने बोला जी 5 मेंबर है। हमसे पूछा गया आप घर में कितने मेंबर हो? ऐसी पढ़ा दूंगा जनगणना, ये गारंटी है मेरी। सवाल अंदर से ही आएगा, लेकिन दूसरी बात, जितना भी पढ़ा दूंगा वो याद होएगा। ये पता ना क्या क्या पूछ ले, मैं तो ये निवादा तो नहीं कर रहा जी सब कुछ पढ़ा दूंगा, भगवान तो हो नहीं, लेकिन जो पढ़ा दूंगा वो आपकी खोपड़ी में बैठ जाएगा, एक बार में समझ में आएगा। देखो बेटा, सिलो सिलो पढ़ाऊंगा बिल्कुल। हमसे पूछा कितने मेंबर हो? 5। ऐसे ही हर घर घर जाके पूछेंगे कितने मेंबर, कितने मेंबर, कितने मेंबर। उससे हमें पता पड़ेगी हमारे देश की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है। दूसरी बात, घर में 5 मेंबर हो, ठीक है जी, मम्मी है, आपसे पूछेंगे इशारे में, ऐसा तो नहीं कहेगा मम्मी जिंदा या मर गई, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो वो इशारे में पूछता मम्मी जी है, तो आप क्या होगे? हाँ है। तो वह एक आइडिया लगा लेगा, मम्मी है मतलब एक महिला होगी। पिता है, आप क्या होगे? हाँ, तो वो आइडिया लगा लेगा एक पुरुष हो गया। अच्छा, बच्चे कितने हैं जी? 3 बच्चे हैं जी। अच्छा जी, भाई कितने हैं? उसमें से जी 2 भाई हैं, आइडिया लगा लेगा। अच्छा, एक बहन है जी, हाँ। सब कुशल मंगल, सब पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी क्लास में? जैसे वो आप बताओगे तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, वो समझ जाएगा तीनों अभी जिंदा। आपने कहा जी ठीक है, एक दूसरी क्लास में, एक तीसरी क्लास में, एक चौथी क्लास में। मैं समझाना ये चाह रहा हूं, एक बार में ही उसने पता लगा लिया घर में कितने मेंबर हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, बच्चे कितने हैं, कितने पढ़ रहे हैं। पूछेगा मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है, पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, आपसे तो पूछ लेगा कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। ऐसे पूछेगा घर में ढोर है या नहीं है, ठीक है जी, एसी है या नहीं है, फ्रिज है या नहीं। इससे सरकार को पता लगता है अपने देश की वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति। तो जनगणना क्या है, और दूसरी बार मैंने बताया क्यों होती है, इसे भी समझो क्यों होती है। तो अभी मैंने आपको बताया, जब आपसे सब चीज पूछ ली जाएगी, कितने पढ़े लिखे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, एसी है या नहीं है, फ्रिज है या नहीं है, भैंस है या नहीं है, ठीक है, गाड़ी घर में है या नहीं है, तो इससे सरकार को अपने देश की आर्थिक स्थिति और उसके साथ साथ अपने व्यक्तियों की स्थितियों का भी पता पड़ जाता है, कितने पुरुष, कितनी महिला, कितनी पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, और साथ में गाड़ी घोड़े ये चीजें पूछ के घर है या नहीं है, अपना छत पक्की है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ये 29 क्वेश्चन यही तो पूछे जाएंगे आपसे, इसी से तो सरकार को पता पड़ेगी। तो क्या है ये समझ में आ गया, क्यों होती है ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि सरकार को वास्तविक स्थिति का, देश की का पता पड़ता है। भैया जाति बिरादरी नहीं पूछी जाती थी, लेकिन पूछी जाने लगी कब से? पहली बार जाति आधारित जनगणना करी गई 1931 में। 1931, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता। पहली बार जाति आधारित जनगणना, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब करी गई? 1931 में। अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया कब से स्टार्ट हुई, अभी बात करेंगे धीरे धीरे। पहले ये समझिए क्यों जरूरी है, ठीक है, और क्यों है, दोनों बातें समझ में। जनगणना क्या है और क्यों जरूरी है, आगे चलते हैं भैया जी। 2 बातें समझ में आई। तीसरी बात, कब से स्टार्ट हुई? कब से स्टार्ट हुई? तो स्टार्ट हुई बेटा 1872 से, ठीक है,
अरे भैया हमने तो पढ़ा है 1872 में नियमित रूप से नहीं हुई थी, अनियमित रूप से हुई थी, अनियमित रूप से। क्यों भैया? क्योंकि हमने कोई प्लान नहीं बनाया था, ढांचा नहीं बनाया था किस तरीके से जनगणना करेंगे। तो पहली बार जो नियमित जनगणना हुई थी वो 1881 से शुरू हुई, नियमित। वो अनियमित, ये नियमित जनगणना। इसमें हमें पता लगा क्या चीजें करनी है इसके द्वारा और कितनी वर्ष में ये हुआ करेगी। 1881 के बाद हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। पहली बार मोदी जी ही थोड़ा कराने में पता ना कैसे लेट हो गए, कामचोर तो है ही, खैर इसमें कोई शक ना, ठीक है। लेकिन समझो जरा बात को, 2021 में जनगणना होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई है। बाकी लगातार जनगणना होती चली आ रही है, ठीक है। अभी समझिए जरा, जनगणना पहली बार कब हुई? तो पहली बार हुई 1872 में, लेकिन इससे माना गया अनियमित जनगणना। तो इसमें होगी मोए मोए, कहते हैं ना बच्चे जब कुछ फेल हो जाता मोए मोए, तो ये किसने करी थी? लॉर्ड मेयो। मोए मोए, लॉर्ड मेयो, याद रहेगा नाम नहीं? तो किसके शासन काल में हुई थी पहली जनगणना? लॉर्ड मेयो के में। लेकिन ये नियमित नहीं थी, अनियमित थी, प्लानिंग के साथ नहीं करी गई थी। प्लानिंग के साथ पहली कब करी गई? 1881। तो एक बात बताओ, जब इसमें मोए मोए होगी तो यहां पे कटेगा रीबन, रीबन, तो लॉर्ड रीबन, रीबन से बना रीपन। तो लॉर्ड रीपन के समय में हुई 1881 में देश की पहली नियमित जनगणना, भारत की पहली नियमित जनगणना। और उसके बाद हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, केवल एक साल को छोड़ दो, अभी 2021 की नहीं हुई, वरना तो हम 2021 की पढ़ रहे होते, ना कि 2011 की, क्योंकि आज 2026 में चल रहे हैं हम, और जनगणना कौन सी पढ़नी थी हमें? 2021, और पढ़ कौन सी रहे? 2011, ठीक है। तो 2026 में होने की उम्मीद है, लगता नहीं है, अभी जनवरी लगी है, देखो आगे आगे क्या होता। यहां तक बात समझ में आई? हाँ भैया जी, बिल्कुल बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन, जनगणना क्या है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, क्यों होती है? भैया इसी से तो सब चीजें पता पड़ती है, देश की वास्तविक स्थिति क्यों होती है। तीसरी बात, पहली बार कब हुई? भैया बिल्कुल पता पड़ गया, ये रही पहली बार, पहली बार, ठीक है। पहली बार हुई 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। अनियमित जनगणना इसे माना गया, और नियमित रूप से जो 10 वर्ष हर साल होती चली आ रही है वो हुई थी लॉर्ड रीपन। पहले वाले में मोए मोए हो गई, तो दूसरे वाले में जब जाकर रीबन काटा, तो लॉर्ड रीपन। ये भी समझ में आ गई पहली। अच्छा जी, अगर मैं अब बात करूं, छोड़ो, पहली भी हो गई, अनियमित भी और नियमित भी। अगला क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं जनगणना पे ही, अभी आगे स्लाइड के द्वारा, चित्रों के द्वारा आपको सिखाऊंगा, पहले थोड़ा थियोरेटिकल तैयारी कर ले, पढ़ने का मजा ही बढ़ जाएगा। देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है भैया, आपने बता दी पहली 72 और 1881, दोनों में से ये अनियमित, ये नियमित। ये किसके समय में हुई? मोए मोए, लॉर्ड मेयो, और इसमें काटा रीबन, लॉर्ड रीपन। 2011 में कौन सी जनगणना हुई थी? 2011 में, तो देखिए बेटा, 2011 में जनगणना हुई थी 15वीं। कौन सी हुई थी? 15वीं। कैसे भैया? अभी बताऊंगा जरा। 15वीं जनगणना भैया इसकी गिनती से बैठी या इसकी गिनती से बैठी, तो आप खुद एक बार में सारी गिन के बता देंगे अभी हम आपको। 15वीं, और आजाद भारत की बैठी है 7वीं, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा ऐसा बनाता हूं, भारत की 15वीं और आजाद भारत की 7वीं, ठीक है। तो अब तक कितनी जनगणना हो चुकी भारत में? टोटल 15, और आजाद भारत में 7। आजाद भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी भैया? 1951। क्योंकि इससे पहले कौन सी पड़ी होगी? 1941, जब भारत गुलाम था। 47 में तो आजाद हुआ, तो आजाद भारत की पहली जनगणना 1951, ठीक है। तो 1951 को लगा के आज तक कितनी हो चुकी? 7। और इस 51 से पहले कितनी हो चुकी? 15 में से 7 घटा लो, 8 हो चुकी। तो 51 से पहले 8 और 51 के बाद 7 जनगणना
हो चुकी। भैया ये नहीं बताया 15 इससे गिनती से बैठ रही है, इससे। देखो सबको पता 10 साल में एक होती है, 10 साल में एक होती है। तो अब जरा आप खुद लगाओ, पहली 1872, दूसरी 1881, 81 से फिर देखो 1891, 1891 के बाद 1901, फिर 1911, फिर छठी देखो 1921। 1921 को महाविभाजन वर्ष कहते हैं, महाविभाजन वर्ष। अब यू क्या आ गया भैया, महाविभाजन वर्ष। आप जनगणना पढ़ा रहे हो या विभाजन पढ़ा रहे हो? महाविभाजन वर्ष क्या, जरा इसका नाम रख दिया महाविभाजन। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि समझ में ना आए। मतलब भैया भारत की जनसंख्या यहां से गिननी चालू करी हमने, यहां से, और 1921 तक कभी बढ़ी और फिर कभी घटी। लेकिन 1921 के बाद आज 2021 भी निकल गई, 100 साल हो गए, है ना। तो 1921 वो आखिरी साल था जिसमें भारत की जनसंख्या घटी। रीजन क्या था? सूखा, अकाल पड़ा था, जिसके कारण महामारी फैल गई, बहुत सी पब्लिक मर गई थी। ठीक है, तो 1921 में भारत की आबादी घटी थी। 1921 में भारत की आबादी घटी थी, इसीलिए इसे महाविभाजन वर्ष कहा गया, महाविभाजन वर्ष कहा गया। अच्छा भैया जी, यहां तक भी समझ में आ गया। जैसा महाविभाजन कहा गया ऐसे लघु विभाजन भी है। लघु विभाजन 1951 को कहा गया, लघु विभाजन अभी बताएंगे। 7वीं क्या हो गई? 1931। मैंने बताया था जाति आधारित जनगणना पहली बार, जाति आधारित जनगणना पहली बार कब करी गई? पहली बार 1931 में, पहली बार हुई। कब हुई? 1931 में, 1931 में हुई। ठीक है भैया जी। 8वीं 1941, 9वीं 1951, 10वीं 1961। आगे चलता हूं। 1951 को क्या कहा था मैंने बताया अभी? लघु विभाजन वर्ष। लघु विभाजन क्यों कह रहा हूं? यहां पे तो आबादी घटी थी, यहां पे आबादी में घटी तो नहीं लेकिन गिरावट दर्ज की गई, गिरावट। और सालों के मुकाबले जैसा और साल तेजी से बढ़ रही थी, इस साल कम बढ़ी, तो गिरावट दर्ज की गई, इसीलिए इसे कहा गया लघु विभाजन वर्ष। 1951 को क्या कहा गया? लघु विभाजन वर्ष। 1951 लघु विभाजन वर्ष। क्या बेटा? ठीक है भैया जी। 1961 10, 11वीं कब हो गई? 1971, 12वीं कब हो गई? 1981, 13वीं कब हो गई? 1991, 14वीं कब हो गई? 2001, और 15वीं कब हो गई? 2011। 16वीं होनी थी 2021 में, अभी तक हुई नहीं है, वेट में हम इसके। तो इस वाले को तो कट ही मार दे, इस वाले को कट मार दे। अब तक कितनी हुई? 15। और कब से हुई? पहली वाली से, इससे ही। तो अब तो आप समझ गए बेटा कब से कब तक बैठी 15, और ये है 1951। तो जरा देखना इसके पहले कितनी हुई है। केवल मैंने बताया था आजादी से पहले 8, और आजादी के बाद 1 2 3 4 5 6 ये होगी। मैंने 7 बताई थी क्योंकि 1951 भी 47 के बाद ही आता। तो टोटल कितनी हो गई? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो आजादी से पहले 8 और आजादी के बाद 7, और टोटल 15। ठीक है, आपको मैंने बता दिया जाति आधारित जनगणना पहली बार हुई 1931 में, महाविभाजन वर्ष 1921, लघु विभाजन वर्ष 1951, और जाति आधारित जनगणना 1931। आगे चलते बेटा, बहुत बढ़िया है। यहां तक भी भैया बात समझ में आ गई। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब कुछ और क्वेश्चंस के द्वारा इन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जोड़ते हैं। तो भैया जनगणना जो 2011 में हुई, इसका वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य क्या था? तो बेटा आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना, हमारी जनगणना, जनगणना
गणना, हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये था आदर्श वाक्य 2011 की जनगणना का, 2011 की जनगणना का पूछ सकता है। तो भैया शुभांकर क्या था? ठीक है, शुभांकर मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, चित्र देख के एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। ये चलो दिखा बाद में देता हूं, लिख पहले देता हूं, क्लिक कर देता हूं एक सेकंड कंप्यूटर से बेटा। ठीक है, आदर्श वाक्य हो गया। ठीक है, ओके। पिरगणक शिक्षा, मैंने चित्र आगे क्लिक कर दिया है इसमें बेटा, आगे आएगा एक मैडम बनी हुई आएंगी, वो इसकी क्या है? शुभांकर। शुभांकर क्या है? पिरगणक शिक्षा नहीं, शिक्षिका, सॉरी बेटा, शिक्षिका, टीचर की फोटो आएगी, शिक्षिका, पिरगणक शिक्षिका। अच्छा, जनगणना कराता जो है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो जनगणना कराता है, जनगणना 2011 कराई थी सी चंद्रमौली ने, सी चंद्रमौली। नमस्ते भैया, चंद्रमौली। इन्हें कहा गया क्या? जनगणना आयुक्त, इन्हें कहते हैं जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? मतलब कराने के कर्ता धर्ता कौन थे? वैसा कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो गृह मंत्रालय की होती है, गृह मंत्रालय। जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। ठीक है भैया, आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभांकर मतलब किसी की इमेज या क्या चीज उसका शुभांकर था, शुभ काम। पिरगणक शिक्षिका। कितने क्वेश्चन थे 2011 की जनगणना में? 29 क्वेश्चन पूछे गए थे, 29 प्रश्न पूछे गए थे बेटा। अच्छा भैया जी, इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। अच्छा जी, आजादी 1951, उसके समय भारत के पहले वो कौन थे? गवर्नर जनरल, चुनाव आयुक्त, जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी, R.A. गोपाल स्वामी। बताइए बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? आजादी के समय पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। R.A. भी याद रहे, गोपाल स्वामी, गोपाल कृष्ण भगवान हमारे स्वामी हैं। आजादी के समय हमारी जनगणना करी थी, आजादी के बाद 1951 में पहली, गोपाल स्वामी। और 2011 में सी चंद्रमौली। आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इमेजेस से पढ़ाना चालू करता हूं। ठीक है, ओके, ऑन कर दो कंप्यूटर। देखिए पहला पेज, जनगणना 2011, भारत की जनसंख्या की तस्वीर, इतिहास, आंकड़े और विश्लेषण, इस पे हम करेंगे। तो मैंने बताया था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये क्या हमारा 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। स्टार्ट करते हैं बेटा, वन बाय वन। आपको मैंने वैसे पढ़ा दिया, लेकिन यहां से और अच्छे से होगा इमेजेस के द्वारा। एआई का जमाना है तो एआई से मजा लीजिए, थोड़ा थोड़ा हम भी भैया के हेल्प से कर पा रहे हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक ढांचा, यानी कि संवैधानिक ढांचे में जनगणना। पहले संवैधानिक ढांचा इजी है, इसकी बात करते हैं। तो संविधान में ये कहां लिखी हुई है तो जरा समझिए। पहले अनुसूची, अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या बताया था मैंने बेटा आपको? अनुसूची 7 में भैया आपने बताया था काम का बंटवारा, काम का बंटवारा किस किस के बीच भैया? 3 सूचियों के बीच। अनुसूची 7 में 3 सूची बताई थी आपने, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप कहां पॉलिटी में पहुंच गए? मैं 2 मिनट रुको, वापस यहीं आ रहा हूं। अनुसूची 7 में जब काम का बंटवारा मैंने बताया तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो मैंने बताया था संघ का काम है जनगणना कराना, जनगणना कराना। तो जनगणना किस अनुसूची में है? अनुसूची 7 में। अगर पूछा जाए जनगणना किस अनुसूची में है
तो अनुसूची 7 में। और पूछे किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। सूची कितनी है, 3। संघ सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कौन सी सूची का विषय है जनगणना, संघ सूची का। जैसे पुलिस कौन सी सूची का विषय है, आप पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, राज्य सूची का। पुलिस किस सूची का विषय है, राज्य सूची का। ऐसी जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का। कौन सी सूची में आता है, संघ सूची में। अनुसूची में, अनुसूची 7 में आता है। अनुच्छेद में, अनुच्छेद 246 में आता है, अनुच्छेद 246 में आता है, अनुच्छेद 246 में जनगणना का वर्णन है, अनुच्छेद 246 में। तो बेटा संवैधानिक स्टैंडर्ड पता पड़ गई इसका, बिल्कुल भैया पता पड़ गई। आगे चलिए, आगे चलते हैं। पहली बार मैं बता चुका भैया, पहली बार 1872 में मोय मोय हो गई थी, तो लॉर्ड मेयो इसके, ठीक है, जनगणना स्टार्ट कराने के, ये मान सकते हो आप, लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई। फिर जब यहां मोय मेयो होगी तो यहां पे काटना पड़ा रीबन, लॉर्ड रीपन, लॉर्ड रीबन से बना रीपन, लॉर्ड रीपन, लॉर्ड रीपन के समय में चालू हुई एक तरीके से, ठीक है। अच्छा भैया जी, 1948 क्या ये जनगणना अधिनियम पारित हुआ। जनगणना अधिनियम कब आया, 1948 में। कि जनगणना कराई, इस तरीके के रूल जो जनगणना के बनाए गए, क्योंकि 47 में देश आजाद हुआ, उससे पहले तो अंग्रेजी करा रहे थे। तो जनगणना अधिनियम, अधिनियम आया 1948। तो जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ, 1948 में। 1948 में क्या पारित हुआ, जनगणना अधिनियम, जनगणना अधिनियम। 1951 क्या, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई। मैंने बताया था इसके R.A. गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी क्या है ये, पहले आजादी के बाद पहली जनगणना के आयुक्त, ठीक है। जैसा चुनाव आयुक्त होता तो ये जनगणना आयुक्त है, ये जनगणना आयुक्त है। अच्छा भैया जी समझ में आ गई। कौन कराता, मैंने बताया था गृह मंत्रालय, ठीक है, होम मिनिस्टर अफेयर्स, ठीक है। आगे चलते भैया जी, बिल्कुल सही बात है, आपने बता दिया। पृष्ठभूमि के बारे में भी समझ में भी आ गई। आगे चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर भूमि गलत लिखा, और अभी तो ये पढ़ाया था, चलो दोबारा से कर लेते। 1749 में सबसे पहली बार स्वीडन में, विश्व में सबसे पहली बार जनगणना किस देश में हुई, स्वीडन में। किसमें हुई भैया, स्वीडन, विश्व में सबसे पहली बार। भारत में कब हुई, 1872। और भारत से 100 साल घटा लोगे तो 1772 बैठेगा। 100 साल में से भी अभी और घटाओ, लगाओ कितने साल और घटाएंगे, एक घटाया 50, 22 और 23 साल और घटा लो। यानी कि भारत से 123 साल पहले, भारत की जनगणना से 123 साल पहले स्वीडन में जनगणना की शुरुआत हुई। स्वीडन में, स्वीडन में जनगणना की शुरुआत हुई। तो कैसे याद रखोगे स्वीडन में कब हुई, तो भैया डायरेक्ट भी रख सकते हो 1749। अगर याद न रहे तो भारत से जोड़ लो। भारत की जनगणना से 123 साल पहले, भारत की जनगणना से 123 साल पहले। अच्छा जी, भारत में ये रही, ठीक है, दूसरा स्टेप, इससे 123 साल पहले, 123 घटा के देखूं, माइनस 2 में से 3 नहीं जा सकते, 12 में से 3 गए 9, यहां पे आ जाओ, आ गया 7 की जगह बचे 6, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 1 गया 7 और 1749, बिल्कुल सही बात है। तो 123 साल पहले भारत से, बिल्कुल सही बात है भैया जी। भारत की पहली रेगुलर, ये री लो जी, भारत की पहली रेगुलर, लो जी, तीसरे नंबर पर स्टेप आ रहा, यू क्या लिखा हुआ, WC प्लान। ये भैया पहले पहले जनगणना के आयुक्त, जैसा मैंने बताया 1911 में कौन थे, सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के आयुक्त। 1951 भारत की पहली आजादी की थी R.A. गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी। और ये क्या है, ये भारत की पहली जनगणना के जनगणना आयुक्त, पहले जनगणना आयुक्त, ये देश के पहले जनगणना आयुक्त, ये देश के पहले जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त क्या नाम है, WC
WC प्लाडन, प्लांट कर रहे हैं सब कुछ, प्लाडन, प्लांट करके सब कुछ डन कर दिया, प्लाट करके सब कुछ डन कर दिया। बहुत बढ़िया। महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतीय जनगणना के जनक हेनरी वाल्टर, हेनरी वाल्टर। कानूनी आधार पर अनुच्छेद 246 में है, संघ सूची का विषय है। जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार। जिम्मेदार कौन है? केंद्र। जब संघ सूची में आ गया तो केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। लेकिन भारतीय जनगणना के जनक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हेनरी वाल्टर, हेनरी वाल्टर, हेनरी वाल्टर, हेनरी वाल्टर। ठीक है, हेनरी वाल्टर, भारतीय जनगणना के जनक। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चित्र से एक बार में समझ में आ रहा ना? लो जी, आ गया। मैंने बताया था शुभांकर, है ना, 2011 जनगणना के शुभांकर, जनगणना 2011 के का शुभांकर क्या है? तो शुभांकर क्या है? मैंने आपको बताया था शुभांकर है फिर गणक शिक्षिका। तो ये क्या है? शुभांकर। ये चिन्ह क्या है इसका? शुभांकर। मतलब जनगणना वाले कागजों पे ऐसी चीजें छपी आती थी जो वो ले लेके घूमते थे, ये इसका शुभांकर था। क्रम मैं आपको बता चुका, 15वीं आजादी के बाद की 7वीं, और आजादी से पहले भी 8 हो चुकी थी। बिल्कुल। महापंचीकरण आयुक्त यानी कि जनगणना आयुक्त, जनगणना के सबसे बड़े अधिकारी थे सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली कौन सी जनगणना के? 2011 वाली के, 2011 वाली के। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कवरेज, कवरेज मतलब कितने क्षेत्र को कवर करा इसने, कहां कहां हुई। तो जरा ध्यान देखो, 640 जिलों में हुई भारत के, कितने? 640 जिलों में, और लगभग 5,924 यानी कि लगभग 6,000 उप जिले, और गांव कितने? 6.5 लाख के आसपास, 6.4 यानी कि लगभग 6.5 लाख गांव। उन तक ये जनगणना अपने क्वेश्चन ले लेके पहुंचे, जिससे कि हम वहां की चीजों को जान सके। आगे आते हैं, आगे आते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए। जनसंख्या और वृद्धि दर एक तुलना, जनसंख्या की और वृद्धि दर की एक तुलना करते हैं। तो करते हैं तुलना जरा। वो क्या करा? जनसंख्या की तुलना करते हैं। जनसंख्या कितनी है भारत की वर्तमान में? 121.08 करोड़। भैया क्यों मजाक कर रहे हो? हैं, हम तो पढ़ते 130 करोड़ के लगभग पार कर गई है। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर 2021 में जनगणना होती, अगर 2021 में जनगणना होती तो हमारी आबादी 130 करोड़ होती। लेकिन ऑफिशियली हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। ये पक्का है कि हमारी आबादी, जो सरकार के आंकड़े हैं, अपनी आंतरिक रिपोर्ट, उसके हिसाब से 130 करोड़ पार कर गई है, और भारत जनसंख्या के आधार पर दुनिया का नंबर 1 देश बन गया, नंबर 1 देश बन गया है। लेकिन एक बात बताऊं, भारत की एक खासियत है, ये बात आप बहुत ध्यान रखना। भारत की आबादी, बेशक भारत दुनिया का नंबर 1 देश है जनसंख्या में, लेकिन भारत की औसत आय, औसत उम्र 28 वर्ष से 30 वर्ष के बीच है, यानी कि लगभग 29 वर्ष। यानी कि भारत में सब युवा हैं, सबको रोजगार चाहिए। इसलिए भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। क्योंकि यहां खान पान इतना गंदा, जैसे बुढ़ा होवे निकल ले, बुढ़ा हो ही ना पाता। जैसे जापान में 60 साल 70 80 90 साल के जिंदे रहे में, यहां आप पूरे गांव में ढूंढोगे तो 10 बुढ़े मिलेंगे जो 70 80 से पार कर गए, 80 से पार, है ना। अब तो ऐसा क्या हो रहा है, एक्सीडेंट में 40 साल का गया, हार्ट अटैक में 26 साल का मर गया, है ना। तो भैया बस छोड़ दो बात को, ठीक है। तो भारत की औसत आयु क्या है? 28 से 30 वर्ष। तो भारत में सब जवान हैं, भारत में सब जवान हैं। अच्छा भैया जी, ये जनसंख्या, ठीक है, 2011 के अनुसार ही पढ़ते हैं। वृद्धि दर, वृद्धि दर आप देख सकते हो बढ़ती जा रही है। तो इसे यहां ऐसे समझते हैं, जरा नीचे से आइए। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ बता दी, 121.08। विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। मतलब दुनिया में 100 आदमी है तो उसमें से 17.5 आदमी भारत के हिस्से में आएंगे। 17.5 आदमी, हर 18वां आदमी गिन नहीं पाओगे, हर 18वां आदमी भारतीय है पूरी दुनिया में, अगर गिनने लगोगे 1 2 3 4 करके। अच्छा भैया जी, वार्षिक वृद्धि दर है 1.64, और ये सब 2011 की है, 2011। तो इतना नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, इतने डीपली नहीं पूछेगा।
वैश्विक स्थान चीन के बाद दूसरा, लेकिन मैं कह रहा हूं आज की डेट में क्या पहला, लेकिन हम 2011 के अनुसार पढ़ेंगे, ये पूछ सकता है। भूमि बनाम लोग, भूमि हमारे पास है पूरी दुनिया की 2.4%, 2.4% पूरी दुनिया का, और आबादी है 17.5%, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी चीजें अब क्योंकि 10-15 साल पुरानी होगी जनगणना, नहीं पूछता, सीधे पूछता सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है, जिला, ऐसे क्वेश्चन पूछता। तो आइए जरा घनत्व, अभी घनत्व क्या जरा समझो। 1 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग कैसा बनता, ये वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर हो और 90 डिग्री का कोण बनना हो, 1 2 3 4 बन गई। ये भी 1 किलोमीटर की हो, ये भी 1 किलोमीटर की हो लाइन, ये भी 1 किलोमीटर की लाइन हो, और ये भी 1 किलोमीटर की लाइन, इसे कहते हैं वर्ग। इसके बीच में जितने आदमी रहते हैं, जितने आदमी रहते हैं उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। है भैया, कहीं कहीं तो एक भी आदमी ना रहता, खेत वेत आ जा मैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, तो जरा समझिए, उसे खेत से मतलब नहीं है। वो क्या कहता, जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता, देश की कुल आबादी, देश की कुल आबादी बटे कुल क्षेत्रफल, इससे जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। कहीं पे आदमी ज्यादा, कहीं पे कम हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, किसी गांव में ज्यादा, किसी गांव में कम, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, उसका ओवरऑल निकालने का मतलब है देश की कुल आबादी को सीधा कुल क्षेत्रफल से भाग देके निकाला जा सकता है। तो 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर क्या समझ गए, चारों भुजा 1-1 किलोमीटर की खींच लो, उसके बीच में जितने आदमी रहते हैं वो है जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जनसंख्या घनत्व अभी बताएंगे भैया, भारत का कितना, ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो आगे इसे रफ करता हूं और आगे देखो, पहले ये दे रखे इन्होंने राज्यों के, अभी हमें चाहिए भारत का। यहां आ जाइए बेटा, आ गया भारत का, पहले इस पेज को पढ़ाता हूं, ठीक है, जब पीछे लेके चलूंगा आपको मैं तब अच्छा समझ में आएगा। देखो बेटा, पहले ये समझो 2001 की जनगणना में जब हम 1 किलोमीटर की लाइन ऐसे खींचते थे, ये वर्ग बनाते थे, तो इसमें 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो इसमें कितने आदमी थे, 324। तो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भारत का जनसंख्या घनत्व था, ये भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो घनत्व कैसे निकलता समझ में आई भैया, देश की कुल जनसंख्या बटे देश का कुल क्षेत्रफल, लेकिन बताते कैसे हैं, बताते वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। 324 व्यक्ति, 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उस 1 किलोमीटर के वर्ग में रहते हैं, कितने, 324, जो अब बढ़कर हो गए 382, जो अब बढ़कर हो गए 382, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बताओ ये समझ में आई या नहीं, ये समझ में आई क्या है 324 जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व मतलब देश के 1 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में कितने लोग आ रहे हैं। तो पहले 324 आते थे, अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो लगभग 382। बिल्कुल बात समझ में आई। सबसे ज्यादा यहां पे भीड़ भाड़ जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार राज्य का, बिहार का, इसका है बिहार का। बिहार में अभी भारत का कितना, 382, लेकिन बिहार में ये बढ़ के 1 वर्ग किलोमीटर के इसमें कितना, कितने आदमी हो जाएंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे भैया 1106 आदमी, 1106 आदमी रहते बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में। देश में कितने रहते, 382, और बिहार में तो सबसे ज्यादा है। सुनो पहला क्वेश्चन, सॉरी गलत बोल गया, एक एक करके स्टेप याद करते, एक साथ नहीं सारे करते। पहला, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना, 382, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा भैया जी, 382 ये भारत का है। भारत में सबसे ज्यादा किसका राज्य का है, बिहार। तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, बिहार का, 1106 आदमी, 1100। सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, पहले 13 आदमी था शायद, अब 17। तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, कितने, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिस्से में आते हैं। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली का घनत्व सबसे ज्यादा है। तुम्हें दिखता भी होगा दिल्ली में तो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग पे कितना है, पर ये उम्मीद से बाहर है, आप समझ के हिल जाओगे। दिल्ली का है 1 वर्ग किलोमीटर में 11,320। 11,320 आदमी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। 11,000 आदमी 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, इसलिए खिचपिच खिचपिच हो रही है। राज्य में सबसे ज्यादा कौन से में भीड़ भाड़ है, जनसंख्या घनत्व है? बिहार में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। जनसंख्या नहीं कह रहा मैं, जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है? यूपी, 20 करोड़ यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यूपी 20 करोड़। कल बताया था ना 19.98 करोड़, 19.98 करोड़ ये है यूपी की जनसंख्या, 1998 करोड़ में। ठीक है, तो लगभग 20 करोड़ मैंने लिख दिया। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जनसंख्या घनत्व। यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो क्षेत्रफल भी बिहार के मुकाबले बहुत ज्यादा है, और बिहार की जनसंख्या ज्यादा है। यूपी से कितनी है? लगभग आधी, 10 करोड़ के आसपास, लेकिन क्षेत्रफल बहुत कम है यूपी के मुकाबले, इसलिए जनसंख्या घनत्व बिहार का ज्यादा है। बिहार का सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, पहाड़ी एरिया, चीन से लगा हुआ बर्फीला एरिया। कोई पहले तो खेती बाड़ी ढंग से नहीं होती, ऊपर से चीन घुसपैठ कर रहा, तो वहां कोई रहता ही नहीं। कितने व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में? भैया 17। तो सबसे कम किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। कितने हैं? 17। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। आगे चलते हैं। अब आइए वापस इसी पे आ जाते हैं। अब पढ़ने में आपको समझ में आएगा। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है बिहार का। बिल्कुल समझ में आ गया भैया क्या कह रहे हो आप, जनसंख्या घनत्व। केंद्र शासित प्रदेश में किसका सबसे ज्यादा? दिल्ली का। बिहार के तो 1106 आदमी है, दिल्ली में तो 11,000 है। दिल्ली में तो कहां ये आंकड़ा? दिल्ली में तो भैया 11,000 भी पार कर गया, 11,320। और जिले की बात करूं, जिला तो दिल्ली का उत्तरी पूर्वी जिला जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, 36,155। भैया जिले की जनसंख्या ना बता रहा, जिले की जनसंख्या की बात करूं तो हापुड़ जिले में भी लाखों में। तो ये क्या बताना चाह रहे हो? ये मैं बताना चाह रहा हूं उत्तरी पूर्वी जिला है, उत्तरी पूर्वी जिला दिल्ली का। दिल्ली का बिल्कुल है भैया। इसका जो जिले का वर्ग किलोमीटर में औसत आ रहा है, वो औसत कितना है आप अंदाजा लगाओ, दिल्ली से भी बहुत ज्यादा है। 1 वर्ग किलोमीटर में 36,000, देख लो 36,155 आदमी रह रहे हैं। 36,155, माई गॉड। आप सोच सकते हो 1 वर्ग किलोमीटर में 36,155। स्टेट सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला बिहार। राज्य सबसे कम वाला अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सबसे कम वाला अंडमान निकोबार। कितना है? 46। अंडमान एंड निकोबार कितने यहां पे? 46 प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो भैया 4 क्वेश्चन बने। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला बिहार, 1106 जनसंख्या घनत्व है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, 11,300 कुछ है, 320 शायद। हाँ बिल्कुल सही, मेरे भी याद हो रहे हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश में 17 आदमी रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान निकोबार, 46। लेकिन अगर जिलों की बात करूं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो दिल्ली के अंदर ही है, उत्तरी पूर्वी दिल्ली। और इस जिले की जनसंख्या घनत्व है लगभग 36,155, 36,000। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दिबांग घाटी। ये कहां पे? 1 आदमी रहता है इस जिले, 1 प्रति वर्ग किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर वर्ग में 1 आदमी। ये भी है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। भाई दिबांग घाटी, बिल्कुल भैया याद हो गया। अच्छा जी, उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है। मैंने बताया उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन बड़े क्षेत्रफल के कारण वहां का घनत्व कितना? 829। बिहार के 1100 से बहुत कम है। 829 व्यक्ति उत्तर प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर, 829, जो अब बढ़ के और भी ज्यादा हो गया।
शायद 843 के आसपास पहुंच गया। चलो देखेंगे, ये मैं पढ़ा चुका आपको, ये मैं पढ़ा चुका। बहुत बढ़िया बेटा, याद भी हो रहा ना, साथ के साथ याद हो जाएगा। 2011 की जनगणना में केवल एक ही राज्य ऐसा है जिसकी जनसंख्या घटी है, उसका नाम है नागालैंड। किस राज्य की जनसंख्या घटी है? नागालैंड। चाहे थोड़ी सी घटी हो, मतलब पहले 100 आदमी थे तो अब रह गए वहां पे 0.6, यानी कि 99.4 आदमी, 0.6 आदमी मर गए, जो पैदा हुए उनसे ज्यादा मर गए, तो 100% से कम हो गया थोड़ा, और भी 100 आदमी घट गए, ये समझो। सर्वाधिक वृद्धि, देखो मैं सबसे ज्यादा वृद्धि की बात कर रहा हूं, जनसंख्या नहीं, जनसंख्या फिर से बता रहा हूं यूपी में, ये बता रहा हूं सर्वाधिक वृद्धि मेघालय में। अच्छा भैया मेघालय से ज्यादा वृद्धि भी हुई है? बिल्कुल हुई है। फिर मेघालय क्यों पढ़ा रहे हो? बिल्कुल बता रहा हूं भैया, मेघालय की आबादी कम है। देखो अगले स्लाइड में जरा देखिए, अगर बात करूं मेघालय में कितनी आबादी बढ़ी है? 27%। पर इसे ऐसा समझो, मेघालय में थे 100 आदमी, 27% बढ़ गए तो हो गए 127 आदमी पहले के मुकाबले। कुछ मरे होंगे तो कुछ ज्यादा पैदा हुए, अब का एवरेज आया 100, 137, 100 से हो गए 137। फिर भैया तुम इसे क्यों पढ़ा रहे हो कि सबसे ज्यादा वृद्धि? अरे भैया ये तो वृद्धि तो परसेंटेज में है ना, इनकी वृद्धि देख रहे हो जरा, दादर और नागर की हवेली, भैया इसकी वृद्धि दर अगर कहें, वृद्धि दर तो 55% आबादी होगी, लेकिन इसकी आबादी, जैसे इसे समझिए, इसे दूसरे तरीके से, इसमें आदमी 1000, किसमें? मेघालय, क्योंकि मेघालय बड़ा राज्य है, दादर की नागर हवेली और दमनदीप के मुकाबले बहुत बड़ा राज्य है। तो 1000 पे बढ़ के कितने हो गए? जब 127 पॉइंट बढ़ गई तो 270 और बढ़ गए, तो 1270 हो गए। भाई 1000 का 27% निकालोगे तो कैसे निकलेगा? लो भैया जी ऐसे ही तो निकलेगा, 2 जीरो से कट गई तो 270, 270 बढ़ गए तो कितने होंगे? 1270। 1000 से आबादी कितनी होगी? 1270। पर इन देशों की आबादी है, इनकी आबादी है कम। सपोज करो एक की मान लो 100, एक की मान लो 2, इसकी मान लो दमनदीप की 100 और दादर नागर की हवेली मान लो 200, तो एक की 55% बढ़ के दादर नागर की हवेली कितनी होगी? 155, और 200 वाले की बढ़ के कितनी? 53% होगी, 53 दूनी यानी कि 106 बढ़ गया, तो 306। तो कायदे में एक बात बताओ, फिर भी है तो इससे कमी जनसंख्या में वृद्धि में। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी बढ़ी है राज्य की? तो मेघालय राज्य की। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसमें है? वृद्धि दर है इन दोनों में, पर यह है केंद्र शासित प्रदेश, यह है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और जो वृद्धि दर सबसे ज्यादा वो राज्य में पूछे तो मेघालय, क्योंकि ये राज्य नहीं है, ये राज्य नहीं है, ठीक है। परसेंटेज के मामले में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है वो, और घटी है नागालैंड की। और कम वृद्धि किसमें हुई है? केरल में, केरल में और लक्षद्वीप में देखो ना के बराबर वृद्धि हुई। तो लक्षद्वीप तो क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो किस राज्य में सबसे धीरे, किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है? मेघालय की। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है मेघालय की, और सबसे कम किसकी बढ़ी है? केरल की। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किसमें हुई है? केरल में। अब आ जाइए, ये मैं बता चुका। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 में एक नीति बनाई गई थी कि हमें अपनी जनसंख्या को रोकना है। अब रोकेंगे तो चीन की तरह रोकेंगे तो क्या होगा? चीन में आज के टाइम में जवान बच्चे नहीं है, बुढ़े बुढ़े। जैसे मैं भी कहता ना, भारत में सब जवान है, 29 साल एवरेज एज आ रही है, तो चीन में बुढ़े की एज आ रही है, लगभग 55 के आसपास वहां की औसत आय है, औसत उम्र है, सॉरी आय नहीं उम्र। अच्छा भैया जी, तो हमने लक्ष्य रखा था पहले 2045 तक हम रोकते रोकते, मतलब ऐसे बढ़ेंगे जैसे 10 बच्चे मर रहे हैं तो 10 बुढ़े मर रहे हैं, 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो जनसंख्या ना बढ़ेगी और ना घटेगी। हमारा ये लक्ष्य था 2045 तक। पर अब जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है हम हो गए फेल। तो हमने ये लक्ष्य बढ़ाकर कहां तक कर दिया? अब ये लक्ष्य बढ़ाकर रखा 2070, कि हम 2070 तक ऐसी चीज पकड़ लेंगे कि ना जनसंख्या बढ़ेगी ना जनसंख्या घटेगी। पहला लक्ष्य क्या था इसका? 2045। ओके, चलते बेटा। ये मैं बता चुका, ये वाला पेज भी। आइए, लिंग अनुपात बहुत बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या हरियाणा के लिए। सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का? हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। हरियाणा में कितना है? 1000 लड़कों पर 879, गिनती 7 8 9 की जगह बस ये ध्यान रखो,
याद रखने के लिए इन दोनों को आगे पीछे कर दो, 8 7 की जगह 8 और 8 की जगह 7, तो 879 ये हरियाणा का लिंग अनुपात है, 879 और ये सबसे कम है, सबसे खराब स्थिति। तो किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे बेकार है? हरियाणा का। कितना है? अभी मैंने बताया 879। सबसे अच्छा किसका है? सबसे अच्छा भैया केरल का। लिंग अनुपात सबसे अच्छा किसका है? केरल का। 1000 से लड़कों पर 1084 लड़कियां। देखो केरल, ये रहा हरे रंग का, हरा रंग मतलब अच्छा, पीला मतलब खतरे की निशानी धीरे धीरे जा रही है, लाल तो बिल्कुल खतरा ही हो गया। तो केरल 1000 लड़कों पर 1084 लड़कियां। तो सबसे अच्छा लिंग अनुपात किस राज्य का है? केरल का। दूसरे नंबर पर पांडुचेरी, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। ये तीनों क्रम वाइज हो गए। 2 का 1000 के पार भी है, 2 का 1000 के पार है किसका? केरल और पांडुचेरी। पांडुचेरी क्या है दरअसल बता दूं? दिल्ली, दिल्ली चंडीगढ़, ठीक है, और दादर नागर की हवेली, सिलवासा, तो सॉरी राजधानियों किसकी? दमनदीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पांडुचेरी, ठीक है। ये पहले क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। 2 और बन गए बाद में लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य से टूट के। तो पांडुचेरी क्या है कायदे में भैया? पुदुचेरी कायदे में है आपका केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अच्छा जी भैया, ठीक है। तो राज्य में पूछे सबसे ज्यादा लिंग अनुपात केरल में, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो पांडुचेरी, पांडुचेरी। अच्छा, सबसे कम लिंग अनुपात राज्य में पूछे तो हरियाणा, राज्य में पूछे तो हरियाणा, राज्य में ज्यादा पूछे तो केरल, राज्य में ज्यादा पूछे तो केरल, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो इसमें पांडुचेरी में, पुदुचेरी में सबसे ज्यादा। ऐसे ही राज्य सबसे बेकार पूछे तो हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेश सबसे बेकार पूछे तो दमन। जहां लड़कियों का दमन होगा वहां कैसे तरक्की होगी? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो सबसे बेकार कहां? दमन वाला, सबसे बेकार दमन वाला। तो अब जरा समझते हैं इसे रफ करके ठंडे दिमाग से। खिचड़ी पक गई भैया, इस वाले में मजा नहीं आया। चलो दोबारा, लिंग अनुपात का मतलब क्या पहले ये समझो। 1000 पुरुष पर महिला की संख्या, महिलाओं की संख्या, ये मैन और ये वुमेन, जितनी भी वुमेन देश में गिनती में आएंगी वो बन जाएगा हमारा लिंग का अनुपात, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अनुपात, ठीक है। जो आज की स्थिति में क्या है? 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है 943, यानी कि पुरुष गिनते चलेंगे, जब 1000 पुरुष गिनती में आएंगे तो जब तक 943 महिला गिनती में आएंगी। तो 1000 पुरुष पर 943 महिला, ये है भारत का 2011 का लिंग अनुपात, 2011 का, ठीक है। थोड़ा सा सुधार हुआ, पहले ये और भी 10 कम था, 933 2001 में, लेकिन 2011 में सुधर के कहां पहुंच गए? 943। बहुत बढ़िया भैया, बात अब समझ में आई क्या है। 1000 लड़कों पे 943 लड़कियां पूरे देश में। अगर राज्य में कहूं तो सबसे अच्छा राज्य जहां लड़कियां ज्यादा हो लड़के की तुलना में, वो है केरल राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी, पुदुचेरी। 1000 लड़कों पर 1037 लड़कियां, ठीक है। 2 कोई पढ़ दो बस, इसे छोड़ो, पेपर के हिसाब से पढ़ो, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 1000 लड़कों पर बहुत ही बुरी स्थिति है यहाँ, तो बहुत ही बुरी, 1000 पर 618 लड़कियां। और राज्य कौन सा बेकार? इसे मरन दो, ठीक है। कौन सा है? हरियाणा, हरियाणा। 1000 लड़कियों पर 879 लड़कियां। ये भी याद हो गया भैया। भारत की साक्षरता दर कितनी अगर पूछ ले तो? भारत की साक्षरता दर अभी बताया मैंने, 10 का सुधार हुआ, 933 से पहुंच गई 943। भारत की सॉरी साक्षरता दर कराऊं, लिंग अनुपात, सॉरी, भारत का लिंग अनुपात कितना है? 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है सबसे बढ़िया या सबसे ज्यादा? केरल का। 1000 लड़कों पर 1000 से भी ज्यादा लड़कियां हैं, 1084 लड़कियां, 1084 लड़कियां। तो किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अच्छा है? केरल राज्य का, 1084। किस राज्य का सबसे खराब है? अच्छा तो केरल का, किस राज्य का सबसे खराब है? हरियाणा का। कितना? 879, ठीक है, 879। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अच्छा है? पुदुचेरी, बुद्धू, जहां बुद्धू लोग हैं वही सही रहे, मैं खुश, ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा बारीक सोच रहे हैं आजकल। पुदुचेरी
1000 लड़कों पर 1000 से भी ज्यादा लड़कियां हैं, 1037। केरल में 1084 और यहां 1037। सबसे बेकार स्थिति है दमनदीप की। दमनदीप केंद्र शासित प्रदेश में 1000 लड़कों पर 618 लड़कियां, 618 लड़कियां। आगे चलते बेटा, ये भी समझ में आ गया भैया क्या बात है। आगे चलो, 943 भारत का लिंग अनुपात हो गया पूरा। 919 ये बालिकों का लिंग अनुपात है, बालकों का 0 से 6 वर्ष। ये भी बड़ी समस्या कि बच्चों में अभी भी जो नए उम्र के बच्चे हैं वहां पर लड़कियों की संख्या भी और भी कम है। 943 के मुकाबले 919 ही है। ठीक है, गहरा संकट है ये बाल लिंग अनुपात पर। ठीक है, कारण क्या है? समाज में बेटियों की चाहत कम होना और भ्रूण हत्या ज्यादा होना। आगे चलते हैं, चिंता का विषय मैं बता ही चुका आगे आपको। समझते हैं भारत की साक्षरता, साक्षरता में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में अगर बात करें भारत की टोटल साक्षरता दे नहीं रखा है यहाँ से, देखो अगली स्लाइड में होगा। हाँ ये रहा, बाद में उसमें जाएंगे। टोटल साक्षरता कितनी है? 74। 74 74 में 8 जोड़ दो, 8 प्लस 8 लड़कों तक पहुंच जाओगे, प्लस 8। 74% पढ़े लिखे हैं लोग बाग भारत में, 74%। इसमें 8 जोड़ दो, 74 में 8 जोड़ दो, 82% पुरुषों की आ जाएगी साक्षरता दर, पुरुषों की। और महिला की साक्षरता पहुंचनी है तो आप 9 घटा दो, 9। क्या करो, भारत में 74 है, 74 में 8 जोड़ दो, लड़कों की साक्षरता पर पहुंच जाओगे, और 74 में 9 घटा दो, लड़कियों की साक्षरता पर आ जाओगे। लड़कियों 9 घटा दो, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है केरल। भैया यहां पर मैं एक चीज और पढ़ाना चाहूंगा आपको, एक चीज और अभी पहले यहां पढ़ा दूं। सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है? केरल की। और सबसे कम किसकी है? बिहार की। जनसंख्या ज्यादा, समस्या बड़ी हो रही है, बिहार की। सबसे न्यूनतम स्तर पर साक्षरता में कौन है? बिहार, पढ़ाई लिखाई। अच्छा जी भैया जी, क्लियर बात समझ में आई? अच्छा, अब इसमें भैया आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो वो जरा समझिए। एक कार्यक्रम चलाया सरकार ने, उल्लास कार्यक्रम, उल्लास, पढ़ाई के 100% साक्षरता के लिए उल्लास कार्यक्रम। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा? केरल, पहले नंबर पे। लेकिन केरल से एक गलती हो गई, जब सरकार ने योजना चलाई इस चीज की तो केरल अपना नाम लिखवाना भूल गया। उल्लास कार्यक्रम के अनुसार पहले नंबर पर बाजी मार गया मिजोरम। मिजोरम मिजोरम ने अपने आप को 100% साक्षर राज्य घोषित कर दिया है। 100% साक्षरता अभी प्राप्त नहीं हुई, 95 के आसपास कहीं टिका हुआ है ये। लेकिन भैया केरल तो 99 के आसपास पहुंच गया है। तो भैया घोषणा तो करते, कार्यक्रम में शामिल तो होते, घोषणा नहीं करी इन्होंने, पीछे रह गए। तो इन्हें भी बताऊंगा, फिर इन्होंने दूसरा जुगाड़ निकाला, क्योंकि रहना तो नंबर 1 ही नहीं था। लेकिन सरकार के, केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम के अनुसार कौन से राज्य ने सबसे पहले अपने आप को 100% साक्षर राज्य घोषित किया? मिजोरम ने। ऐसे चलता रहा, मिजोरम, गोवा। ठीक है, मिजोरम, गोवा। मैं एक सेकंड रुक जाइए, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। 5वां लद्दाख, जिसने इस कार्यक्रम के अनुसार, लद्दाख इस कार्यक्रम, उल्लास कार्यक्रम के अनुसार अपने आप को 100% साक्षर घोषित करा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आएगा ये अगले 2, 4, 10, 5 पेपरों में। क्यों भैया? आप देखो, आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देखा है, रेलवे ग्रुप डी का, उसमें ये क्वेश्चन। आप दिल्ली पुलिस का पेपर देखा है, उसमें ये क्वेश्चन। तो अभी एसएससी जीडी को कितने दिन हो जाएंगे? दिल्ली पुलिस के 1 महीने बाद ही एसएससी जीडी हो जाएगा, अभी 1-1.5 महीने बाद। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा ध्यान से, उल्लास कार्यक्रम के दौरान, उल्लास के दौरान कौन सा पहला राज्य था जिसने अपने आप को 100% साक्षर घोषित करा? मिजोरम। आपको और याद हो या ना हो, कितने कर चुके अब तक भैया? मिजोरम कर चुका, गोवा कर चुका, त्रिपुरा और चौथा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा भैया जी, लद्दाख ने भी घोषित करा, पर लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश।
केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। 2011 की जनगणना के अनुसार अलग रहेगा, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं। तो कौन है? लद्दाख। चलते हैं जी आगे। केरल ने क्या करा? केरल ने अपने आप को डिजिटल साक्षर राज्य घोषित कर दिया। डिजिटल साक्षर राज्य, अपने आप को 100% साक्षर घोषित करने वाला पहला देश का राज्य है। तो 100% घोषित करने वाला पहला राज्य उल्लास कार्यक्रम के तहत मिजोरम। लेकिन डिजिटल साक्षर राज्य के अनुसार, डिजिटल साक्षर राज्य अगर डिजिटल पूछे तो केरल। डिजिटल साक्षर राज्य केरल, डिजिटल साक्षर राज्य केरल। उम्मीद करता हूं बेटा बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये सब उल्लास कार्यक्रम के दौरान है। वेरी गुड भैया, यहां पे भी समझ में आ गया। ये मैं बता ही चुका। जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा भारत का? ठाणे। कहां पे है? मुंबई में। ठाणे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है ये। लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात 1176। 1176 कौन सा जिला है भैया? तो ये है भैया माहे जिला। माहे जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला। कहां पे बना हुआ है भैया? इधर की तरफ केरल है, इधर की तरफ है ये तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा जिला है? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा माहे। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन सा? माहे। और सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे ज्यादा ठाणे। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा था? मैंने बताया था लद्दाख। क्षेत्रफल के अनुसार अगर कहें तो क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख भारत का सबसे बड़ा जिला है। दिबांग घाटी न्यूनतम जनसंख्या, मैंने बताया था आपको दिबांग घाटी जो जिला है, एक ही आदमी रहता वहां, तो एक वर्ग किलोमीटर में, इतनी जनसंख्या कम है भारत में। भारत की ज्यादातर 70% आबादी तो कहां रहती है? गांव में। मैंने बताया था, तो 70 सब थोड़ी घट गई है, क्योंकि शहर का विकास हो रहा, तो कितनी होगी? लगभग 68.8, यानी कि लगभग 69%। तो यहां पे बढ़कर 30% थी पहले, अब बढ़कर कितनी हो गई होगी? 30 की जगह 31%। तो 31% क्या है भारत में? शहर। और 70% यानी कि एक कम 70% है ग्राम। एक कम 70% है ग्राम। ठीक है, अच्छा भैया जी, शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, गांव तेजी से, ग्रामीण जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं ग्राम बढ़ेंगे कहां से? अब तो सारी जमीन तो आप बेच दो हो, है ना, प्लॉटिंग में। तो सर्वाधिक शहरीकरण कौन से राज्य में? गोवा में सबसे ज्यादा शहरीकरण, गोवा में। और सर्वाधिक ग्रामीण, सबसे ज्यादा गांव कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। शहर सबसे ज्यादा गोवा में है, और गांव हिमाचल प्रदेश। गांव हिमाचल प्रदेश। ओके बेटा, मैन पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, ये अनुसूचित जाति देखो सबसे ज्यादा एससी है कहां पर भैया? उत्तर प्रदेश में भैया। अरे भैया संख्या में कह रहा हूं, प्रतिशत में ना कह रहा, संख्या में। उत्तर प्रदेश की संख्या बड़ी है, सबसे ज्यादा एससी भी ज्यादा ही है। एसटी सबसे ज्यादा कहां पे? एसटी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। एससी यूपी में, एसटी मध्य प्रदेश। पर ये भी संख्या में, संख्या में। यूपी वाले भी संख्या में, ये वाले भी। कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा है? भील। कौन सी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है? भील जनजाति है। कौन सी? भील। भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी, दूसरे नंबर पर बंगाली। भारत में पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे नंबर पर बंगाली बोली जाती है। अब अगले चित्र से इसको और क्लियर करता हूं। भैया आपने बताया सर्वाधिक जनसंख्या कहां पे? एससी की कहां पे है? यूपी में। और यहां पे तुमने लिख रखा पंजाब है, बेईमानी करो तुम, क्या क्या याद करें। एससी जनसंख्या में सबसे ज्यादा कहां पे? यूपी में। और परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहां पे? पंजाब में। पंजाब की टोटल आबादी का 31% क्या है? क्या है पंजाब में? एससी। 31% आबादी वहां एससी की है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन मैंने बताया एसटी सबसे ज्यादा कहां? एसटी, तो एसटी सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, जनसंख्या में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करूं तो लक्षद्वीप में टोटल 100 आदमी है, तो 100 में से 94, यानी कि 94 छोड़ो, 94.8 है, 95 आदमी एसटी है। 100 में से 95 एसटी है। जनसंख्या में जब गिनती गिनोगे 1 2 3 4 करके, यहां से पूछ करो 10 लाख एसटी, 10 लाख एसटी, और यहां बैठेंगे 2 लाख एसटी, क्योंकि यहां की जनसंख्या कम है। लेकिन परसेंटेज में कौन से में ज्यादा? लक्षद्वीप में। तो बात समझो, एमपी में एसटी ज्यादा है जनसंख्या में। जनसंख्या में एसटीओ की कहां ज्यादा जनसंख्या? एमपी में है भैया, एमपी में, मध्य प्रदेश। और परसेंटेज सबसे लक्षद्वीप। परसेंटेज में एसटी सबसे ज्यादा कहां? लक्षद्वीप में।
संख्या में मध्य प्रदेश, ठीक है, ये रहा संख्या में मध्य प्रदेश, और परसेंटेज में लक्षद्वीप। कोई एससी कोई एसटी नहीं है भैया, पंजाब में कोई एसटी नहीं है, हरियाणा में कोई एसटी नहीं है, और दिल्ली में कोई एसटी नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में एसटी लगभग शून्य है। इक्का दुक्का कोई बाहर से आके बस गया हो तो कहते नहीं, जब वहां जनगणना हुई तो वहां एसटी जनजाति नहीं मिली। अब एक बताओ, मीणा जनजाति एसटी में आती है, मीणा, और ज्यादातर दिल्ली पुलिस में मीणा लगे हुए हैं, लेकिन वो मीणा है कहां के? राजस्थान के, राजस्थान के। अब वो दिल्ली में रहने लगा तो गिने वहां थोड़ी जाएंगे, जब बात होगी कहां के हो, वहां के पैतृक निवासी, ठीक है। तो दिल्ली में कोई एसटी नहीं है, हरियाणा में और पंजाब में। एससी कहां पे नहीं है? नागालैंड में कोई एससी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी नहीं है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कोई एससी नहीं है। एससीओ की सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, परसेंटेज सबसे ज्यादा है पंजाब में। दोनों बातों का डिफरेंस आप समझ गए होंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एक नजर में जनसंख्या सबसे ज्यादा है यूपी की, जनसंख्या सबसे ज्यादा है यूपी की, सबसे कम किसकी है? सिक्किम राज्य की, सबसे कम सिक्किम राज्य की। घनत्व सबसे ज्यादा है, तो मैंने बताया था बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। बिहार का कितना? 11,006, हाँ नहीं 1106, अरुणाचल प्रदेश का 17। साक्षरता सबसे ज्यादा केरल में और सबसे कम बिहार में। राज्य की बात कर रहा हूं, लिंग अनुपात सबसे ज्यादा केरल में और सबसे बेकार है हरियाणा में। केरल का 1084 है लिंग अनुपात, और हरियाणा का कितना खराब है? 879। शहरीकरण सबसे ज्यादा गोवा में और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में। ये 2011 के बता रहा हूं, 2011। बहुत बढ़िया भैया, एक नजर में तुमने मरवा दिया। इतने बेहतरीन तरीके से तो आज तक जनगणना पढ़ी नहीं। तुमने पहले ऐसे क्वेश्चन बता दिए जिनके बारे में कोई कवर नहीं करता। महाविभाजन, लघु विभाजन, ये मैं बता चुका आपको, ये भी पहले, ये भी बता चुका, ठीक है। आगे आ जाते हैं। 16वीं जनगणना कोविड के कारण 2021 में नहीं हो पाई, 2026 में होने की संभावना। जब होगी जब देखी जाएगी। वर्तमान परीक्षाओं के लिए 2011 के आंकड़े ही मान्य हैं, तो 2011 से ही आंकड़े पूछे जाते हैं। नई जनसंख्या नीति 2000 में क्या लक्ष्य रखा था हमने कि 2045 तक अपनी आबादी को स्थिर कर देंगे, ना बढ़ेगी ना घटेगी, एक ही समान देशों में चलती रहेगी। लेकिन हम फेल हो गए। अब क्या कर रहे हैं? 2075 तक हम कहने की बात कर रहे हैं कि 2075 तक हम ऐसा कर देंगे, ठीक है। जनसंख्या कोष बनाया 2003, स्थापना इसकी जनसंख्या कोष का, अगर पूछ ले, ये मैं बता चुका, ठीक है। अच्छा, धर्म के नाम पर नहीं हुआ, यहां देखो, हिंदू खतरे में है, यही तो बीजेपी की है ना डायलॉग है ना, बिल्कुल मैन। अब आप ही देखो, हिंदू खतरे में है, यहां से स्टार्ट करना और यहां से लेके ऐसे घूमते हुए यहां तक आ जाओ। इसमें पूरे देश में यहां तक हिंदू है। अगर मैं कहूं 79.8, इसे मोटे मोटे भाषा में कह दूं, टोटल आबादी में 80% किसकी आबादी है? हिंदुओं की। मुसलमान की आबादी कितनी है? 14%। ईसाई सिख को तो बेचारे को गिनो ही मत ना, अन्य को 80%, 14%। ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, डरा के वोट ली जा रही है। अच्छी है भैया जी, तुम्हें क्या पता इनकी आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है? अरे तो भैया इनसे डराने की जरूरत नहीं है आपको। मैं एक बात कह रहा हूं, बीजेपी सरकार से बस एक ही कानून लाना है, क्या? 2 से ज्यादा बच्चे करने पर राशन बंद, 3 से ज्यादा बंद करने पर सारी सरकारी सुविधा बंद। जो भी सरकारी सुविधा आपको दी जाती है, सरकारी सुविधा। 4 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर वोट देने का अधिकार खत्म। किसी से मत कहो ना, बच्चे को बच्चे पैदा मत करो, खामोखा में हिंदू मुसलमान करवा रहे हो आप। तो ये बात कहो भैया, राशन खत्म। 2 से ज्यादा बच्चे करोगे 3 बच्चों पे, जब तुम 3 बच्चे पाल सकते हो तो तुम्हें फ्री अनाज की क्या जरूरत है नहीं? तो ये बेटा केवल हमें लड़ाने के लिए राजनीति चलाई जाती है, वरना तो एक दिन में सारी समस्या हल हो जाएगी। रोजगार का भी आधा, अभी तो एकदम नहीं होगी, लेकिन एक दिन में जो डिसीजन लिया जाएगा आने वाले 10-20 सालों में, क्योंकि इनकी आड़ में इनकी जनसंख्या पे भी नियंत्रण नहीं कर रहे, ना इनकी जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे, ना इनकी पे कर रहे, ना इनकी पे कर रहे। जनसंख्या तो सभी की बढ़ रही है, और वही क्या हो रहा, फिर क्या करें? अजी हम अपने बच्चे ना पढ़े पा रहे, इन्हें स्कॉलरशिप दो, इन्हें रोजगार दो, फिर सरकार को गाली दो। भैया क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या। तो सरकार को थोड़े हिंदू मुस्लिम करने की जगह
थोड़ा ध्यान दो, सिख ईसाई से लड़ाओ मत। में ये 3-4 रूल ऐसे अगर तुमने बना दिए, आदमी अपने आप ही, तुम्हें कहने की भी जरूरत ना किसी से। जब तुम कह दोगे ना 4 बच्चों से ज्यादा वोट देने का अधिकार ही खत्म, सरकारी सारी सुविधा खत्म, 3 बच्चों से ज्यादा होने पे अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी जनसंख्या। क्यों? अगर आपने यही कह दिया ना कि 2 बच्चे चीन की तरह, 2 बच्चे के बाद जिसने भी करा गोली मार दी जाएगी, फांसी लटका दिया जाएगा, इससे क्या होगा भैया? बच्चे कम पैदा होंगे, बुढ़े बुढ़े बन जाएंगे हम ज्यादा। तो एक नॉर्मल कंडीशन में धीरे धीरे कंट्रोल करो, एकदम भी ब्रेक मत लगाओ। 100 की स्पीड पर गाड़ी भग रही है, एकदम ब्रेक मारोगे क्या होगा? गाड़ी पलट जाएगी, आपको भी पता है ना। तो वही चीजें हैं बेटा, यहाँ पे भी 100 की स्पीड पर भाग रही है हमारी जनसंख्या, एकदम ब्रेक मार दिया तो क्या होएगा? कुछ भी नहीं होएगा भैया, विद्रोह हो जाएगा। भारत एक युवा राष्ट्र है, बिल्कुल मैं सहमत हूं। क्यों? यहाँ की औसत आयु कितनी है? औसत आयु भैया 28 से 30 वर्ष, 28 से 30 वर्ष, यानी कि लगभग 29 वर्ष आएगी निकल के एवरेज, है ना। चलो जी आगे। संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है, बिल्कुल सही बात है। जनगणना से ही तो हमें पता पड़ेगा हम कैसी स्थिति में खड़े हैं, क्या है आज हमारे देश की स्थिति। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है। अगर, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और सब अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए बना पाए। धन्यवाद।